हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चाणक्य जीएस टीचिंग सेंटर। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि चैप्टर है संघ की विधायिका। संघ की विधायिका से महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन ए है 10वीं लोकसभा, बी है 11वीं लोकसभा, सी है 12वीं लोकसभा, डी है 13वीं लोकसभा और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं लोकसभा के लिए पहली बार रघुवंश प्रसाद सिंह जो है वह चुने गए थे, निर्वाचित किए गए थे, है ना। 11वीं लोकसभा के लिए 11वीं लोकसभा के लिए ये निर्वाचित हुए थे। याद रखिएगा, इनका जन्म 6 जून 1946 को शाहपुर वैशाली में इनका जो है जन्म हुआ है। 6 जून 1946 को हुआ था, 1946 को। 1977 में ये पहली बार जो है विधानसभा का चुनाव लड़े थे। ठीक है, 1977 में पहली बार इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और 1977 से 1979 तक ये जो है ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं, है ना। बिहार के ऊर्जा मंत्री भी रहे। इनका निधन हाल ही में यानी करीब 13 सितंबर 2020 को इनका निधन हो गया है, 13 सितंबर 2020 को। तो बिहार के राजनीतिज्ञ रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए चुने गए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि पहली बार ये विधानसभा कब पहुँचे थे, तो 1977 में ये विधानसभा पहुँचे थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? तो L&T लिमिटेड, रिलायंस प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड या आपका यहाँ देख सकते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 2020 में जो है नए संसद भवन की जो निर्माण की बोली है वो उसको टाटा प्रोजेक्ट ने जीता है। करीब 861.90 करोड़ रुपया में इस प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स एंड लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को 25 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। आप याद रखिएगा, जैसे संसद है और संसद के संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति। तो लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए 30 वर्ष, वहीं राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? वही प्रश्न है, 25 वर्ष। यानी संसद सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? न्यूनतम उम्र कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। राज्यसभा की बात अगर करें तो राज्यसभा की गठन की बात जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के गठन की बात की गई है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। और याद रखिएगा कि राज्यसभा में सर्वाधिक सीट वाला जो प्रदेश है वो कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, यानी 31 सीट जो है वह राज्यसभा की है उत्तर प्रदेश में। वहीं सेकंड नंबर पर आपको देखें तो जो है सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है ना। उसी प्रकार से जो है तमिलनाडु है,
महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, जबकि अगर बात करें तो तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, बिहार बंगाल में 16-16 सीटें हैं। तो ऐसे याद रखिए, राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा का सर्वाधिक सीट किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। बिहार में कितना है, 16, और बंगाल में कितना है, 16। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो याद रखिएगा, धन विधेयक जो है केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक की चर्चा जो है वह आपका जो है अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा है। और अनुच्छेद 117 के अनुसार कहा जाता है कि धन विधेयक जो है लोकसभा में राष्ट्रपति के सिफारिश के माध्यम से ही जो है लाया जाएगा, पेश किया जाएगा, है ना। और लोकसभा में ही इसको पेश किया जाएगा। पहली सबसे बड़ी बात कि धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, और यह बात अनुच्छेद 117 में कही गई है कि राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से लोकसभा में इसको पेश किया जाएगा। साथ ही साथ धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 110 में है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, 6 माह के लिए, 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार 2 माह तक, लगातार 2 माह या 60 दिनों तक अगर वह सदन से क्या रहे, बाहर रहे, तो वैसी स्थिति में उनके सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। और यह बात हमारे संविधान के अनुच्छेद अगर बात करें तो अनुच्छेद जो है 101 में इस बात की चर्चा किया गया है संसद सदस्य के लिए। अनुच्छेद 101 सब क्लॉज 4 में कहा गया है कि यदि कोई संसद सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, अगर वह सदन से लगातार 2 माह यानी 60 दिनों तक गैर हाजिरी रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। वहीं राज्य में इस बात की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 190 सब क्लॉज जो है यहाँ पर भी 4 है, सब क्लॉज 4 में है। और इस बात की चर्चा की गई है कि यदि राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य लगातार सदन से जो है 2 माह तक या 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उनके सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, यानी बी यानी 2 माह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से बात करें तो लोकसभा के लिए जो है वह 40, 20, 30, 35 या 40, तो 40 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा से। लोकसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य की बात करें तो लोकसभा में सर्वाधिक सीट वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, और यहाँ से जो है आपका 80 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। ठीक उसी तरह से सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, जिनका 48 सदस्य चुने जाते हैं। पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है, जहाँ से 42 सदस्य चुने जाते हैं। और चौथे नंबर पर सीटों के क्रम में जो है बिहार है, जहाँ से 40 सदस्य चुने जाते हैं। तो याद रखिएगा, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 40। सर्वाधिक कहाँ से चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है लोकसभा का। सेकंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र है, जहाँ 48 सीट है। थर्ड नंबर पर आपका बंगाल है, जहाँ पर 42 सीट है। और वहीं पर बिहार की बात करें तो यहाँ 40 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, ये बात तो गलत है। 275 सदस्य, ये भी बात गलत है। और 250 सदस्य, ये बात सही है कि 250 सदस्य होते हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है राज्यसभा में? 250 है। निर्वाचित कितने पर अभी वर्तमान में होते हैं? 245 पर। 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह बात एकदम सही है। 252 वाला भी बात गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो
यहाँ पर कौन सा कथन हमारे लिए सही नहीं है? धन विधेयक संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, यानी धन विधेयक संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। ये बात एकदम सही है ना? ये बात एकदम सही है, क्योंकि राज्यसभा जो है धन विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक रोक सकती है, उसके बाद स्वतः हुआ पास कर दिया जाएगा, तो इसलिए वो शक्तिहीन है, कोई उनके पास पावर नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये बात गलत है। अभी मैंने बताया अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा है, और धन विधेयक जो है अनुच्छेद 117 के अनुसार केवल और केवल लोकसभा में ही पहले पेश किया जाएगा, है ना? और ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर ही पेश किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 117 में इस बात की स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है। तो सेकंड नंबर गलत है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, ये बात एकदम सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, तो ये भी बात सही है। यानी गलत हमारा कौन सा है? बी ऑप्शन नंबर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ क्या कहता है? 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, ये बात गलत है। प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ये बात गलत हो जाता है। प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, ये बात गलत हो जाता है। समाप्त होने का विषय ही नहीं है, ये बात एकदम सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) यानी अनुच्छेद 83 के सब क्लॉज 1 में स्पष्ट रूप में चर्चा किया गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 जो है 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा कभी विघटित होने वाला सदन नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो समाप्त होने का विषय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। कहता है किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो लोकसभा में ये तो होता है, लोकसभा का ही कोई, लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं वह सांसद सदस्य में से ही कोई जो है चुन लिए जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा। तो ये राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्षता करते हैं, वो उपराष्ट्रपति जी करते हैं, और वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो वो अधिनियम नहीं बनेगा, ये बात गलत है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, सही बात है कि जब कोई भी विधेयक को लोकसभा राज्यसभा पारित कर दे और उसके उपरांत जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करे, साइन नहीं करे, अपनी सहमति नहीं दिखाए, तब तक वह अधिनियम नहीं बन सकता है। तो ये राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? बी हो जाएगा। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 13 का बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो अगर बात करें तो लोकसभा में 1971 के जनगणना के अनुसार जो है सीटों का आवंटन किया गया है, और यह स्थिति जो है वह 2026 तक जो है वह बनी रहेगी। याद रखिएगा 2026 तक यह बनी रहेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री का, भारत के राष्ट्रपति का, या किसी का भी नहीं? तो भारत के राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति जरूरी है। 117 सब क्लॉज 4 में, है ना, अनुच्छेद 117 में इस बात की स्पष्ट रूप में चर्चा किया गया है ना। सब क्लॉज 4 नहीं है, डायरेक्ट 117 अगर बात करें तो इस बात की चर्चा किया गया है धन विधेयक का कि भाई धन विधेयक को पूर्व स्वीकृति के लिए जो है राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? अभी हम लोगों ने चर्चा किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 17 है लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का
भारत का महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये भाग नहीं ले सकता है। भारत का अटॉर्नी जनरल, तो भारत का अटॉर्नी जनरल जिसको महान्यायवादी कहते हैं, ये भाग ले सकता है। इन्हें जो है देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी भी कहते हैं। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) में किया गया, 76 सब क्लॉज 1 में किया गया इसकी चर्चा। और यह जो है उनको चुना जाएगा महान्यायवादी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, है ना। और उसी प्रकार से केंद्र में क्या होता है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होते हैं। उसी प्रकार से राज्य में कौन होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, जो जिनकी चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 165(1) में किया गया है, महाधिवक्ता की चर्चा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन होता है, तो ये है भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी। 17 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कहा था कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए। तो देखिए ये बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, 46 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, फिर भी इसका हम लोग आंसर करेंगे। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 14वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वो 4 चरणों में हुआ था। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन हो जाएगा, वर्तमान में जो हुई है 2019 में चुनाव, तो वह चर्चा हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 17वीं जो अभी पिछला चुनाव हुआ है 2019 में लोकसभा का, वह कैवी लोकसभा का चुनाव था, तो 17वीं लोकसभा का चुनाव था। और याद रखिएगा कि 17वीं लोकसभा का चुनाव था और यह कितने चरणों में हुआ था, तो ये करीब ये जो है 7 चरणों में हुआ था। याद रखिएगा 7 चरणों में यह हुआ था लोकसभा की चुनाव, 17वीं लोकसभा की चुनाव 7 चरणों में हुआ था। और कहेगा कि पहले चरण की चुनाव का शुरुआत किस तारीख से हुआ, तो 11 अप्रैल 2019 से यह शुरू हुआ था, है ना। और ये चुनाव जो है 11 अप्रैल से शुरू होकर के 19 मई 2019 तक चला था, ठीक है। 11 अप्रैल से शुरू हुआ और 19 अप्रैल जो है 2019 तक यह चुनाव चला था। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन या 18 नंबर में पूछा गया था। आपको याद रखना है 17वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में हुआ है, 7 चरणों में हुआ है ना। तो इसको याद रखना है, ठीक है। या कह सकता है 7 चरणों में जो है कौन सी लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में हुए हैं, तो जो है 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है वह 7 चरणों में हुए हैं, इसको याद रखना है। और साथ ही साथ इससे एक और फैक्ट निकालते हैं कि 17वीं लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी को कितना सीट मिला है, तो बीजेपी केवल अकेले बीजेपी को जो है वह बीजेपी को जो मिला है वह 303 सीट मिले हैं। वहीं पूरे गठबंधन को एनडीए को जो मिला है वह 353 सीट मिला है। यानी इनके पूरे गठबंधन के साथ जो इनको कुल मिलाकर के 17वीं लोकसभा में 353 यानी 350 से अधिक सीटें मिली है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस का क्या हाल रहा है इसमें, तो कांग्रेस को मात्र जो है 52 सीटें मिली है 17वीं लोकसभा में। और पूरे गठबंधन जो यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, इन टोटल को मिलाकर के मिला है 92 सीट मिला है, ठीक है। तो इस तरह से इस फैक्ट को याद रखेंगे आप, आगामी एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 14वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद है। तो भाई ये उस समय की बातें हैं 46वीं बीपीएससी का, वर्तमान के लिए तो आपको समझ लीजिए, लेकिन हम यहाँ तो चर्चा करेंगे 14वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद चुनी गई है, तो 52 महिला सांसद जो है वह चुनी गई थी। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि 17वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद चुनी गई है, तो याद रखिएगा कि अब तक के सबसे ज़्यादा महिला सांसद चुनी गई है, करीब 78 महिला सांसद जो है वो चुनी गई है। वहीं 16वीं लोकसभा में करीब यह संख्या 62 थी, लेकिन यह बढ़ करके 78 हो गया है 17वीं लोकसभा में। तो याद रखिएगा कि 17वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद है, तो 78 महिला सांसद है, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो वही बात मैंने बताया है कई बार, 25 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये भी चर्चा कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है। वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं हो, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है उसको हम लोग कहते हैं शून्यकाल, और यह समय जो है वह 12 से 1 बजे के करीब में होता है।
वहीं शून्य काल की बात जो है, शून्यकाल क्या होगा, प्रश्नकाल के ठीक बाद। और प्रश्नकाल कब से शुरू होता है, 11 से 12 बजे। लेकिन यहाँ शून्यकाल की बात किया है तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है, और यह समय 12 से 1 बजे तक का होता है। और याद रखिएगा इस शून्यकाल की शुरुआत कब से हुई है, तो शून्यकाल की शुरुआत जो है 1962 ईस्वी से हुआ है। ठीक है, 1962 ईस्वी से शून्यकाल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव होता है। तो राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है या अध्यक्ष होता है वो कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ 23 का क्या हो जाएगा, सॉरी, कार्यकारी प्रमुख या अध्यक्ष जो होता है वो राज्यपाल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका राज्यपाल। राज्य में क्या हो जाएगा, राज्यपाल, कार्यकारी प्रमुख। लेकिन वास्तविक प्रमुख जो है तब मुख्यमंत्री होगा। तो यहाँ राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर सॉरी 24 सॉरी यहाँ पर 24 है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका 10 के अधीन रहकर कार्य करती है, न्यायपालिका के, विधान पालिका का, चुनाव आयोग का या संघ लोक सेवा आयोग का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका विधान पालिका के अंतर्गत रह करके अपना कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अल्पसंख्यक आयोग के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास या उपराष्ट्रपति के पास। तो लोकसभा में अगर आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व न हो तो ऐसी स्थिति में भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 331 में कहा गया है और ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जो है अब इस चीज़ों को समाप्त कर दिया गया है, यानी अब 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास नहीं रह गई, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव की बात करें तो 1952 में हुआ था। ठीक, इसको याद रखिएगा, लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो याद रखिएगा कि लोकसभा में कम से कम वर्ष में जो है 2 बार सत्र जरूर बुलाए जाएंगे, 6 माह के अंतराल पर इसको बुलाया जाता है। ठीक, प्रथम बैठक के 6 माह के बाद। और ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 85 में। कुछ अनुच्छेद का हम लोग चर्चा कर देते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी किस अनुच्छेद में दिया गया है इसको हम लोग बता देते हैं ताकि आप कुछ अनुच्छेद को जो है चर्चा से ही आप याद कर ले। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन के लिए। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि भाई राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 28 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। कौन राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यहाँ भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। बिहार में कितना चुने जाते हैं? 40, बंगाल से 42, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक है 80, है ना। और इसी प्रकार से अगर बात करें मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश से कुल मिलाकर के कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार बंगाल तो सेम ही है, बिहार में बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है। और इस हिसाब से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं इसको हम लोग चर्चा कर लेंगे बाद में, है ना। मध्य प्रदेश से जो है बिहार के बाद ही होगा यहाँ पर सदस्यों की कुल संख्या। तो मध्य प्रदेश से जो है कुल सीट चुने जाते हैं 29, बिहार से 40 है, बंगाल से 42 है, उत्तर प्रदेश से 80 है और मध्य प्रदेश से 29 है। तो सर्वाधिक कहाँ से चुना जाता है? उत्तर प्रदेश। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो ये आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित
निर्वाचन हुए थे। अब देखिए बहुत पुराना प्रश्न सब है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग कि कब हुआ था भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन कब हुआ था। तो 12वीं लोकसभा के निर्वाचन जो है फरवरी 1998 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। और हमारे लिए ज़रूरी नहीं है 12वीं लोकसभा, हमारे लिए ज़रूरी जो है कि वर्तमान में जो चुनाव हुए हैं, है ना, 17वीं लोकसभा का चुनाव, ये कब हुए हैं, तो 11 अप्रैल 2019 को, ये है बात याद रखिएगा। 11 अप्रैल 2019 को ये हुए हैं। निर्वाचन कब हुए हैं, तो 11 अप्रैल 2019 को। नेक्स्ट है राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत का उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, या मुख्य चुनाव आयुक्त, या भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। ये बात गलत है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है ना, ये बात सही है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, 10, 15, 12 या 20। तो यह हो जाएगा 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न आपका 35 नंबर, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, जो कि अभी हमने बताया है राष्ट्रपति द्वारा किसके सलाह पर। तो ये राष्ट्रपति के माध्यम से जो है, राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, या स्पीकर द्वारा, या आपका जो है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर, या राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, जो जमानत राशि होती है वह जब्त कर ली जाती है अगर उसे क्या प्राप्त न हो, वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसी स्थिति में जो है ये जो है आपका 1/6 कहा गया, 1/6। यदि कोई प्रत्याशी कुल वैध मतों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उनकी जमानत राशि क्या कर दी जाती है, जब्त कर ली जाती है। और यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है आपका 1951 के धारा 158 में कहा गया है। 1951 के धारा 158 में कहा गया है कि यदि कोई प्रतिनिधि 1/6% जो है 1/6% जो है वैध मतों का वोट न प्राप्त करे, 1/6 प्राप्त न करे, वैध मतों का 1/6 जो है प्राप्त न करे, तो वैसी स्थिति में उस सदस्य का जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो अभी मैंने चर्चा कर दिया 1971 की जनगणना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो भाई अभी हमने बताया कि भाई राज्यसभा क्या है, अस्थायी सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का अगर नेता की बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो लोकसभा का नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, बहुमत दल का नेता होता है जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो लोकसभा का नेता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) में इस बात की चर्चा की गई है कि लोकसभा का नेता कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, बहुमत दल के नेता होंगे प्रधानमंत्री। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जब मतभेद की स्थिति होती है तभी जो है संयुक्त बैठक जो है वह बुलाई जाती है। ठीक है, लेकिन संयुक्त बैठक भी बैठने के लिए कितना होना चाहिए, कोरम पूरा होना चाहिए 1/10। ठीक है, 1/10 होना चाहिए कोरम पूर्ण करने के लिए, घनपूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर कहता है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का सी हो जाएगा। लोकसभा के जो सभी सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, चुनते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। और लोकसभा के अध्यक्ष की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से लेकर और 97 तक के बीच में बात किया गया है, चर्चा किया गया है। ठीक है,
और एक बात यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 95(1) में, यानी 93 से 97 तक है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, तो 95(1) में कहा गया है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष न हो, क्या हो, अगर लोकसभा का अध्यक्ष भी न हो, यानी अध्यक्ष इस्तीफा दे दे और उपाध्यक्ष भी इस्तीफा दे दे, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 95(1) के तहत राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के किसी भी सदस्य को जो है लोकसभा का स्पीकर नियुक्त किया जा सकता है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक, या कोई समय नहीं? तो याद रखिएगा 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के बाद वो उसे किसी न किसी सदन का जो है सदस्यता ग्रहण करना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है, किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वैसी स्थिति में वह कभी भी जो है वह इस तरह से सदन का जो है मंत्री या जो है मंत्री उनको कभी नहीं बनाया जा सकता, या कभी भी सदन की सदस्यता उसको नहीं दिलाई जा सकती है। इसलिए कहा गया कि यदि कोई सदस्य जो है बिना सदन की सदस्यता लिए हुए वह 6 महीने तक जो है वो मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। 6 महीने के बाद उसे किसी न किसी जो है, यानी 6 महीने के अंदर ही उनको किसी न किसी सदन की सदस्यता जरूर लेनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संसद के दोनों सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। हमने अभी चर्चा किया है 6 महीने का अंतर होना चाहिए। पहली बैठक के 6 महीने बाद दूसरी बैठक हो सकती है, तो 6 महीने का। ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? तो दूसरे तथा तीसरे स्थान पर अगर बात करें तो कौन सा राज्य है दूसरे तथा तीसरे स्थान पर? तो दूसरे तथा तीसरे स्थान की बात करें तो बिहार तथा महाराष्ट्र है, क्योंकि बिहार में जो है आपका कितना है, अच्छा बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा के कितना सीट है? 40 है, जबकि यहाँ क्या है 48 है। महाराष्ट्र में 48 है। अब यहाँ बात करें हम लोग मध्य प्रदेश में तो 29 है, ये हो गया 48 है। मध्य प्रदेश में क्या है 29 है, और यहाँ जो है अगर बात करें तमिलनाडु में तो 39 है, और बिहार में कितना है 40 है, और मध्य प्रदेश में कितना है 29 है। तो यही हो जाएगा 40 और 48। ठीक, यानी जहाँ तक लोकसभा प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? तो दूसरे तथा तीसरे स्थान की बात करें तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर आपका, इस हिसाब से इसका आंसर जो है पहले महाराष्ट्र होना चाहिए दूसरा स्थान पर, तीसरे स्थान पर दिया गया राज्य में जो है बिहार हो जाता। ठीक है, तो ऐसे इसको सुधार लेंगे हम लोग, है ना। ये हो जाएगा 44 का है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा से इसे अधिक कितना दिन? 14 दिनों तक जो है रखा जा सकता है, रोक सकता है, उसके बाद स्वतः यह पास हो जाएंगे। भारत की संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारत की संसद का व्यय जो है वह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यह कंट्रोल किए जाते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा प्रश्न को, कौन हो जाएगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं? तो है ना, बलिराम भगत, बलराम जाखर, जीएस ढिल्लो या डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र? तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र नहीं बने क्योंकि ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी संस्था, सही बात है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, सही बात है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये बात गलत है। इसका गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था, और ये भी सही है। यानी कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि है ना प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देती है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदन से पारित कर लिया जाएगा या माना जाएगा? तो 14 दिन के बाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 का है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे?
तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर जो है वह जीवी मावलंकर थे, इसको याद रखिएगा, ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर बिहार में जो है राज्यसभा की कुल मिलाकर के कितनी सीटें हैं? तो ये है आपका जो है आपका 16 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा 51 का, यानी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा आपका, ठीक, 16। नेक्स्ट है 52 नंबर में, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है, और वह कौन व्यक्ति है? तो रामविलास पासवान है, शरद पवार है, इंदिरा गांधी है, आचार्य कृपलानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जो है 1977 के लोकसभा चुनाव में, और इन्होंने जो है वैशाली से चुनाव, वैशाली कहते हैं हाजीपुर से चुनाव इन्होंने लड़ा था, और करीब जो है इन्होंने 4,24,000, है ना, 4,24,000 के भारी अंतर से इन्होंने जो है जीत हासिल की थी, और इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। एक रिकॉर्ड इनके नाम ये भी है कि ये एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने जो है 6 प्रधानमंत्रियों के साथ जो है काम करने का इनको मौका प्राप्त हुआ है। इनको 6 प्रधानमंत्रियों के साथ जो है ये काम करने का रिकॉर्ड इनके नाम किया गया है। तो याद रखिएगा रामविलास पासवान जी वे प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने भारी मार्जिन से जो है 4,24,000 से पहली बार जो है वह 1977 में चुनाव जीते थे, और इनके नाम यह है रिकॉर्ड कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया है। इनका हाल ही में जो है वह निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो भाई लोकसभा के कितने सदस्य? तो वही 2 होता है, हालांकि अब यही एंग्लो इंडियन, हालांकि अब इसको समाप्त कर दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 54, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या उपाध्यक्ष? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो किसको इस्तीफा देगा? अपना उपाध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट है सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्य मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते, बात गलत है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी बात गलत है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देख सकते हैं कि बिहार के ही नेता है शत्रुघ्न सिन्हा जी, और उन्होंने जो है आसनसोल बंगाल से राज्यसभा का चुनाव जो है वो लड़ने का काम किया, लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम किया है। तो आप वहाँ देख सकते हैं कि भाई एक जगह से दूसरे जगह से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 55 के बाद देखते हैं, यहाँ पर ही सी नंबर है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। ये तो बात एकदम गलत है, क्योंकि ये राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये बात सही है, हालांकि अब ये भी बात गलत हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु जो है वह आपका 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 सदस्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 117 का संबंध जो है वह किससे है? तो अनुच्छेद 117 का संबंध जो है वह धन विधेयक से है, वित्त विधेयक से। धन विधेयक तो 110 में है, ये हो जाएगा वित्त विधेयक से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। कौन सी संसदीय समिति कैग को ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, ए और बी दोनों, या कार्य मंत्रणा समिति? तो लोकलेखा समिति जो होती है वह कैग के रिपोर्ट के ऑडिट को भी जांच करती है। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष जो है वह विपक्ष का नेता होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में कहता है, जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसके पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? तो उस संदर्भ में उनके साथ जो है अनुच्छेद 92 लागू होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो इसमें से किसको जो है समाप्त किया जा सकता है? तो समाप्त किया जा सकता है लोकसभा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यसभा विधान परिषद को जो है विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो इनमें से जो है किनकी लोकसभा में केवल और केवल जो है वो एक सीट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा के केवल और केवल जो है वो एक सीट है। ठीक है, मिजोरम में भी एक सीट है आपका, सिक्किम में भी एक सीट है और चंडीगढ़ में भी जो है आपका एक सीट है, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ और भी जो है बने हैं, जैसे लक्षद्वीप है तो वहाँ भी जो है एक ही सीट है, लक्षद्वीप में भी जो है लोकसभा के एक ही सीट हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को और बढ़ते हैं। 63 नंबर, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितना है, तो 250 है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहता है कि भाई राज्यसभा कैसे भंग होती है, तो याद रखिएगा अभी कितना बार चर्चा कर चुके हैं, यह कभी भंग नहीं होती है। 65 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कोई कानून विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है, तो कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी एक के पटल पर, विधानसभा में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम कहाँ रख सकते हैं, दोनों पटलों में से किसी एक पर हम आराम से रख सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं कानूनी विधेयक के अगर बात है तो। लेकिन अगर धन विधेयक की बात हो, वित्त विधेयक की बात हो, तो पहले वो लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संसद का सचिवालय है संसदीय कार्य मंत्री के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, सरकार के से स्वतंत्र, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्री के अधीन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 जो इस सेट का जो है अंतिम क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो वित्त विधेयक सिंपल सी बात है कहाँ पेश किया जाएगा, लोकसभा में, बात अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। तो इस तरह से 67 क्वेश्चन को हम लोगों ने चर्चा किया है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चाणक्य जीएस टीचिंग सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने बेल आइकन भी जरूर दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।